नमस्कार साथियों, जय स्टडी के नए प्लेटफॉर्म जय हो स्टडी टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म से हम लोग प्रतिदिन कुछ बेहतरीन प्रश्नों को देखते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं आप देते हैं उन सब के टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाएंगे। यह इनिशिएटिव आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताया करिए और अधिक से अधिक आप लोग सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त यार इष्ट मित्र जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, जिससे इसमें कुछ भी जो वीडियो अपलोड की जाए सबको प्राप्त हो सके। ठीक है, कल हम लोग वीडियो 2018 के जीके जीएस पोर्शन को देखे थे, इसमें हमने 25 प्रश्नों को देखा था। आज उन्हीं 25 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग प्रश्न मत देखा करिए कि कौन सा प्रश्न कराया जाता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है। एक प्रश्न कराया जाता है लेकिन एक्सप्लेनेशन में इतना बता दिया जाता है कि आपके 4 से 5 प्रश्न कवर होंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। 125 हुए थे। आज का पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व इसमें कहाँ सबसे कम है यही पूछा है। आपके पास ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम कहाँ की है, वह है आपका ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व अब यहीं देख लीजिए वो कहाँ की है, आपकी बिहार की है। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है तो वह है आपकी सिक्किम की। सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है तो वह है आपकी यूपी की। देखिए एक साथ कितने प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। अगला है आपका कि नागालैंड दिया गया है। जो 10 की वृद्धि दर होती है उसमें नागालैंड, कई बार यह प्रश्न पूछा है, नागालैंड में क्या होता, माइनस में 10 की वृद्धि दर हुई थी। उसके बाद केरल का नंबर था। ठीक है, तो सबसे कम 10 की वृद्धि कहाँ हुई थी, नागालैंड में। मिजोरम दिया हुआ है। मिजोरम किस लिए प्रसिद्ध है, मिजोरम में साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ की है, केरल की। केरल के बाद किसकी है, मिजोरम की। ठीक है, तो मिजोरम इसके मामले में है। ठीक है, तो एक साथ अगर आप देखेंगे तो 4-5 प्रश्न यहाँ डिस्कस हो गए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छा फायदा होगा। अगला प्रश्न है कि डेन्यूब नदी का उद्गम किस देश में है। डेन्यूब नदी की बात की गई है। ठीक है, तो डेन्यूब नदी कहाँ की है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि डेन्यूब नदी यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, यूरोप की नदी है। यह निकलती कहाँ है, यह निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट से। तो आप देख सकते हैं यहाँ दो चीज़ें आपको कंफर्म होगी कि ब्लैक फॉरेस्ट महत्वपूर्ण है, यह कहाँ स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है, यह है आपका जर्मनी में। ब्लैक फॉरेस्ट आपका जर्मनी में है और यहीं, अब इससे आप समझ सकते हैं कि जब ब्लैक फॉरेस्ट निकलती है तो ये कहाँ से निकलेगी, डेन्यूब नदी का उद्गम जर्मनी से, और निकलती कहाँ से है, ब्लैक फॉरेस्ट से, और गिरती कहाँ है, यह काला सागर में। ठीक है, अब काला सागर से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि काला सागर कितने देशों से घिरा हुआ है। तो काला सागर को अगर आप देखेंगे तो यह है आपका जॉर्जिया से। ठीक है, फिर हम अभी ट्रिक भी बता देंगे, जॉर्जिया से, रूस से, रोमानिया से। ठीक है, रोमानिया के बाद यूक्रेन से। ठीक है, उसके बाद बुल्गारिया से, उसके बाद तुर्की से। तो ये 6 देशों से काला सागर की सीमा साझा करती है। कई बार यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसकी ट्रिक अगर देख लेंगे तो आप होगा आपका गुर्र बट, केवल समझने के लिए मैं भी किसी की कॉपी ही किया हूँ। तो जी से हो गया आपका जॉर्जिया, आपको बताने के लिए। यू क्या हो गया, यूक्रेन। आर से क्या हो गया, रूस। अगले आर से क्या हो गया, रोमानिया। बी से क्या हो गया, बुल्गारिया। और टी से क्या हो गया, तुर्की। तो ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा, वैसे दोनों चीज़ें आपको बता दी गई। ठीक है, तो इतने फैक्ट यहाँ बता दिए गए। अगला है आपका कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अपना महाद्वीप है कौन सा, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या एशिया। तो कौन है इसमें, एशिया। एशिया का है सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एशिया में ही सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है कौन सा, आपका चीन। उसके बाद भारत। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे बड़ा देश भी क्या है, रूस। कहाँ है, एशिया में ही। इसके बाद अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूरे विश्व में कहाँ की है, तो एशिया का ही देश है कौन सा, आपका सिंगापुर। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो क्या है, वह यांगसी। ठीक है, ठीक है,
ये सब चीज़ें आपके एशिया से आपको सबसे एशिया में ही सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? माउंट एवरेस्ट, आप जानते ही हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है यहीं पर। तो कई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल गई। अगला है चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर बनाया गया है कि रावी नदी पर बनाया, रवि नहीं रावी होगा यह, रावी नदी पर बनाया गया है कि ब्यास नदी पर बनाया गया है कि चिनाब? तो चमेरा बांध कहाँ बनाया गया? रावी नदी। अब कई बांध बनाए रावी नदी से, और क्या संबंधित है? जैसे थीन, चमेरा, ये दोनों कहाँ है? रावी नदी पर। सिंधु नदी के तंत्र होते हैं कौन कौन? सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, 5। तो सिंधु नदी निकलती है, ये जाती है पश्चिम की तरफ, ये सबसे ऊपर, यहीं देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सिंधु नदी ऐसे ऊपर से जाती है, फिर क्या आती है? एक झेलम आती है उत्तर से पूर्व की तरफ, कई बार पूछा है। तो सबसे उत्तर में सबसे ऊपर सबसे क्या है? सिंधु नदी, एस। फिर क्या है आपका? झेलम। फिर क्या है? फिर आपका चेनाब। फिर क्या है? रावी। फिर क्या है? व्यास। सबसे जो दक्षिण में है वह क्या है आपका? सतलज। सबसे उत्तर में सिंधु, उसके बाद ये सारी इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से दक्षिण तक फैली हुई हैं। अब बात कर लें हम लोग की झेलम नदी। झेलम नदी पे भी कई चीज़ें जलप्रपात बनाए गए। जैसे झेलम नदी की बात करें तो कौन सी है उसमें? ये, हाँ, ये है आपका झेलम की बात करें तो तुलबुल परियोजना, तुलबुल और उरी, याद रखिए कहाँ? झेलम पर, नोट करते जाइएगा। अगला है आपका क्या बताया है? चिनाब। चिनाब से भी महत्वपूर्ण है कौन कौन से? सलाल परियोजना, सलाल हो गई, और क्या हो गया आपका? बगलिहार। देखिए आप कितने ज़्यादा एक साथ आपको पता चल रहे हैं। उसके बाद अगर आप बात करें सतलज नदी, तो आप जानते हैं महत्वपूर्ण बांध भाखड़ा नागल बांध, सबसे बड़ा गुरुत्व वाला बांध विश्व का क्या है? भाखड़ा नागल बांध। किस नदी पर है? यह सतलज पर ही है, ठीक है। और समझ लीजिए हीराकुंड के बारे में आपने सुना होगा, सबसे बड़ा बांध है यह, कहाँ? हीराकुंड, ठीक है। किस नदी पर है? यह है आपका महानदी पर, ठीक है। ये कई चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? कोलंबिया में है, मैक्सिको में है, इटली में है या हवाई में? तो किस में है गैलेरेस ज्वालामुखी? यह एक ज्वलंत ज्वालामुखी है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी जिसे बोलते हैं, और यह कहाँ स्थित है? कोलंबिया में, ठीक है। सबसे ऊंचे ज्वालामुखी की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कोटोपैक्सी। ये कहाँ है आपका? इक्वाडोर में, ठीक है, यह भी नोट कर लीजिएगा। हवाई द्वीप पर भी क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो इतनी चीज़ें यहीं से आपको पता चल गई। अगला है आपका कि धोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश, ठीक है। ये तो इशू आ जाता है। यह है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। अब और कुछ जलप्रपात यहीं देख लेते हैं। आपका है दूध सागर। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? आपको याद होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो है मैं बता दे रहा हूँ, गोवा में है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण है आपका जोग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गरसोप्पा भी बोलते हैं, ठीक है। यह कहाँ है आपका? कर्नाटक में, ठीक है। उड़ीसा दिया हुआ है। उड़ीसा का महत्वपूर्ण बांध कौन सा है? जलप्रपात, उसे हम बोलते हैं डुडमा। उड़ीसा और डुडमा एक ही, ठीक है। तो डुडमा जलप्रपात कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। कुछ टेक्निकल की वजह से नहीं ठीक से कर पा रहे हैं, तो देख लीजिएगा, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। अगला है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? 60, 70, 80, 90। तो ज़्यादातर जनसंख्या आपके उत्तरी गोलार्ध में ही है। तो कितना है आपका? ऑप्शन डी 90%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्री रामनाथ कोविंद भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? 13वें, 16वें, 14वें, 12वें या 11वें? तो यह किस नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं? ये थे आपके 16वें नंबर के, ठीक है। बात करें 12वें नंबर की
तो 12वें नंबर पे प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी, याद रखिएगा, माननीय प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी पाटिल। उसके बाद अगर बात करें हम, इसके जस्ट पहले 13वें कौन थे? प्रणब मुखर्जी। और अभी जो बनी है 15वीं वह कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, तो इतने हो गए। और राष्ट्रपति से संबंधित क्या फैक्ट है यही देख लेते हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के चीज कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें नियुक्त होगी? राष्ट्रपति में। ठीक है, और इन पर महाभियोग की बात करती है तो किसमें है? आर्टिकल 61 में। क्षमादान शक्ति की बात करें तो किसमें है? जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूँ, आर्टिकल 72। एक ही राष्ट्रपति दोबारा अगर राष्ट्रपति बनना चाहे उसके बारे में पुनर्निर्वाचन के लिए किसमें है? आर्टिकल 57। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलानी हो तो आर्टिकल 59। याद रखिएगा कि तृतीय अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों को शपथ आर्टिकल में दिए जाते हैं। आर्टिकल 59 में किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति से इतनी चीज़ें हो गई, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर 6ठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समाप्ति पर, या हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर? तो ठीक उसी तरीके से होता है जैसे केंद्र सरकार में वित्त आयोग का गठन होता है, वैसे राज्य में तो हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर इसका गठन होता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। इसके कौन है? NK सिंह जी इसका लीड कर रहे हैं। वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 280। ठीक है, अब जो इसमें दिया गया है 243, यह आर्टिकल किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक है, जिसे किसमें जोड़ा गया था आपको यही देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है, और इसमें विषय कितने हैं? कई बार बोला जाता है 29 विषय हैं, यही कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और 74वां संविधान शोषण क्या था? संविधान संशोधन था 74वां, वह किससे संबंधित था आपका? वह है आपका नगरीय निकाय से। ठीक है, इसमें कितने विषय हैं आपके? 18 विषय। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पता चल गई। अगर अनुसूची की बात करें तो किसमें है? पंचायत के बारे में बताया गया है 11वीं अनुसूची, और नगर के बारे में किस में बताया गया है? आपकी 12वीं अनुसूची। कुल अनुसूची भी देख लेते हैं यहीं, आइए लगे हाथ। 10वीं अनुसूची क्या कहती है? कब आई? 52वें संविधान संशोधन से। यह किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल कानून। पहली अनुसूची आप जानते हैं राज्यों के संघ के बारे में बात करती है। दूसरी क्या बात करती है? जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उन सब के क्या है? वेतन भत्ते की बात करती है। तीसरी अनुसूची किसकी बात करती है? जो शपथ आप दिलाते हैं। ठीक है, चौथी अनुसूची क्या कहती है? कि राज्यसभा में जो आवंटन होती है सीटों की। पांचवी अनुसूची क्या बताती है? जो राज्य क्षेत्र होते हैं अनुसूचित क्षेत्रों के, उसकी व्यवस्था देखने के लिए, सुरक्षा के लिए। छठी केवल 4 राज्य के लिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए है छठी अनुसूची। 7वीं की बात करें तो केंद्र राज्य संबंध समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची के बारे में बात करती है। 8वीं अनुसूची की बात करें तो वह आपको क्या बताती है? भाषाओं के बारे में, 22 भाषाओं के बारे में बात करती है। ठीक है, तो ऐसे बताएंगे तो हम एक टॉपिक पे काफ़ी देर बहस बात बता सकते हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति अध्यादेश करता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो जाती है और दोनों सदन, उच्च सदन निम्न सदन दोनों जब नहीं रहते हैं तो
राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर उस पर नियंत्रण लगाता है। तो किस में है यह? भारतीय संविधान के आर्टिकल 123 में। और यही सेम शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को। और वह किस में है? आर्टिकल 213 में। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें दिया है एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है, आर्टिकल 127। 127 क्या बताता है? तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताता है। तदर्थ न्यायाधीश के बारे में बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? जो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं उनकी संख्या क्या है? 17, 19, 15 या 12? तो कितनी होती है आप सभी जानते हैं, 12। अब राज्यसभा की बात हुई है तो यह क्या होता है? एक उच्च सदन होता है। उच्च सदन होता है, साथ ही साथ यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसमें कुल जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 250 संख्या होती है, लेकिन फुलफिल अभी कितनी है? 245। इसमें से 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं? विशेष क्षेत्र में अनुभवी लोग, जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में जो अनुभवी लोग होते हैं उनको रखा जाता है, राजनीतिक नहीं, ये ध्यान रखिएगा। खेल प्रदेश में जो मतलब जो समाज में प्रेरणादायी होते हैं उन्हीं को इसमें मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो राज्यसभा से बात हो गई। अब यूपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राज्यसभा की सीटें यूपी में कितनी है? 31। ठीक है, कई बार पूछा गया है, ये आप जरूर एग्जाम देने के पहले कि किस स्टेट में कितनी लोकसभा सीटें हैं और कितनी राज्यसभा सीटें, एक बार जरूर देख के जाइएगा। एक प्रश्न किसी भी लेवल का एग्जाम हो, आर ओ यूपीपीएससी या जो भी हो, उसमें जरूर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति किसमें होती है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री। तो किसे यह प्राप्त है? आपके राज्यपाल जी को। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अब ये प्रश्न यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये उस समय के करंट के हैं। ठीक है, 2018 की बात थी, तो उस समय पहले कहाँ आया था? नोएडा में। तो करंट में बहुत बताने की जरूरत नहीं है, कहाँ? नोएडा में। 2018 के एंटी क्रीनी एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो उस समय क्या था? 11वां स्थान था। इसमें बहुत कुछ बताना नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण की योजना को कब तक के लिए विस्तार की मंजूरी दी है? वो आपको दी है 2020। ये सब करंट था। हाँ, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न कभी भी पूछे जा सकते हैं, इन्वायरमेंटल से रिलेटेड है। तो कब? 1919, सॉरी ये ऑप्शन डी 19 जुलाई को। डेटें भी बहुत पूछी जाती हैं तो याद रखिएगा। डॉल्फिन डे की बात करें तो कब है आपका? 5 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, एड्स दिवस की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सरकारों में किसने सूर्य शक्ति किसान, ये उसी समय की करंट है। तो उस समय जो ये था वो कहाँ था? उत्तर बता देते हैं बस आपको, यह गुजरात में। ऑप्शन सी गुजरात। अगला है कि हरियाणा सरकार द्वारा करंट अफेयर है ये, कि हरियाणा सरकार द्वारा अपनी पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए शुरू की गई 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना कितने सामाजिक मानकों पर आधारित है? तो कितने मानक किए गए थे आधारित? 7। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये अब आगे करंट के ही प्रश्न हैं। तो ये आपके आज के प्रश्न हुए। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये अच्छा है तो अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। इस चैनल पे आपको सभी टेस्ट सीरीज, यूपीपीएससी हो, आरओ हो, अभी आपका वीडियो का एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए उससे संबंधित और ईपीएफओ से संबंधित वीडियो इसमें डाली जाएंगी। उसके आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे हमेशा इसमें वीडियो पड़ती रहेगी। तो इससे का लाभ उठाने के लिए आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें अगर ये आपको अच्छा इनिशिएटिव लगे तो, और लोगों को भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। देखने वाले बहुत देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, इसलिए बोला। सब्सक्राइब करने का इसलिए कहा जाता है कि आप लोग जितना इस वीडियो को, किसी भी बनाए हुए वीडियो कोई भी यूट्यूबर बनाता है जो देखते हैं तो प्रोत्साहित होता है लोग और बनाने का मन करता है। ठीक है, हम भी आप लोगों के बीच के ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से दमदारी के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। जय हिंद दोस्तों।